इमेजिन कनाडा की पॉपुलेशन, अब उसका 4 गुना कर दो, वो जो नंबर निकलेगा, इंडिया में ऑलमोस्ट उतने नए म्यूचुअल फंड अकाउंट्स ऐड हुए, वो भी सिर्फ 5 साल में। और सिर्फ अकाउंट्स ही नहीं, इसमें जो पैसा है वो भी 3 टाइम्स बढ़ा, मतलब 26 लाख करोड़ से सीधा 74 लाख करोड़ रुपीस। सिर्फ लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे बल्कि म्यूचुअल फंड से गेन्स भी पा रहे हैं, वरना टैक्स पेयर्स का नंबर 5 साल में 7.7 टाइम्स कैसे बढ़ता। 2018 में जहां सिर्फ 4.6 लाख टैक्स पेयर्स ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स रिपोर्ट किए थे, अब ये फिगर 39.7 लाख तक पहुंच गया है। एक बात तो तय है, जितना इन्वेस्ट करना म्यूचुअल फंड्स में सिंपल लगता है, टैक्सेशन उतना ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। पहले तो हर इन्वेस्टमेंट 5 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है, फिर हर कैटेगरी का अपना टैक्सेशन रूल, और जब तक समझ में आए ये सब, तब तक बजट में कोई ना कोई नया चेंज आ जाता है। बजट क्लियर होता है ये तो ITR फॉर्म का कंफ्यूजन शुरू। वी नो इट कैन गेट रियली कॉम्प्लेक्स, सो वी हैव कम टू योर रेस्क्यू। मैं हूं आपकी होस्ट स्वाति और इस वीडियो में हम टोटल 7 चीजें समझेंगे। पहला, इक्विटी वर्सेस डेट म्यूचुअल फंड कैसे डिसाइड करें। फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड पर टैक्स रूल, डेट म्यूचुअल फंड पर टैक्स रूल, म्यूचुअल फंड बेचने पर टैक्स बचाने के तरीके, बेसिक एग्जेम्पशन या रिबेट का यूज, म्यूचुअल फंड लॉसेस का सेट ऑफ कैसे करें, और लास्ट में म्यूचुअल फंड गेन्स या लॉसेस के लिए कौन सा ITR फॉर्म भरें। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड की कैटेगरी समझते हैं। टैक्स के हिसाब से हमारे इनकम 5 अलग अलग हेड्स में डिवाइडेड होती है, और जब आप म्यूचुअल फंड बेचते हो, प्रॉफिट बनाते हो, तो वो प्रॉफिट कैपिटल गेन्स वाले हेड में रिपोर्ट होता है। अब कैपिटल गेन्स का टैक्स आप कितने टाइम तक इन्वेस्टमेंट होल्ड करते हो उस पर डिपेंड करता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स थोड़ा ज्यादा होता है और लॉन्ग टर्म पर थोड़ा कम। यहीं पर ही एक जरूरी चीज समझना है, आपके म्यूचुअल फंड को पहले इक्विटी ओरिएंटेड या डेट ओरिएंटेड में क्लासिफाई किया जाता है, क्योंकि इन दोनों के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन और टैक्स रेट अलग अलग होता है। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स का डेफिनेशन इनकम टैक्स के लिए ये है कि फंड का कम से कम 65% इन्वेस्टमेंट इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में हो, और वो भी प्राइमरीली इंडियन लिस्टेड कंपनीज में। इक्विटी फंड कैटेगरी के अंदर भी 12 सब कैटेगरीज होते हैं, ये सेबी ने डिफाइन की हुई है, जैसे फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, थीमेटिक या सेक्टोरल, ELSS एक्सेट्रा। इसलिए जब ये सब कैटेगरीज अपना 65% एलोकेशन इक्विटी में रखते हैं, तब इनकम टैक्स के लिए ये इक्विटी ओरिएंटेड माने जाते हैं। अब डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो ये वो होते हैं जो अपना टोटल इन्वेस्टमेंट का 65% से ज्यादा डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाते हैं, जैसे बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स एक्सेट्रा। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 50AA के हिसाब से इन्हें स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स भी कहा जाता है। इस कैटेगरी में जितनी भी सब कैटेगरीज आती हैं, जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स, गिल्ड फंड्स, लिक्विड फंड्स, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स एक्सेट्रा, इनकम टैक्स के लिए ये सब डेट ओरिएंटेड या स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स माने जाते हैं। ऑल्सो इक्विटी और डेट के अलावा भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जैसे गोल्ड फंड्स या हाइब्रिड फंड्स। ये फंड्स ना इक्विटी कैटेगरी में आते हैं ना डेट कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि इनका एलोकेशन होता है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में 65% से कम और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी 65% से कम। इस केस में हम इन्हें अदर्स कैटेगरी में डाल देते हैं। बस अदर्स में होल्डिंग पीरियड अलग होता है, 2 साल से ज्यादा LTCG और उससे कम STCG। अब आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट, मान लो एक कंजर्वेटिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड जो अपने पैसे का 65% से ज्यादा डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाता है, बाकी इक्विटीज में। तो वीडियो को 2 सेकंड्स के लिए पॉज करके जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये फंड डेट ओरिएंटेड कैटेगरी में आएगा या अदर्स कैटेगरी में। अब हो सकता है कि क्योंकि नाम में हाइब्रिड लिखा था तो आपको लगे कि ये अदर्स कैटेगरी में आएगा, लेकिन इसका सही जवाब है डेट ओरिएंटेड कैटेगरी, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट को सेबी या AMFI के नाम या क्लासिफिकेशन से मतलब नहीं होता। उनका फोकस सिर्फ फंड के एक्चुअल एसेट एलोकेशन पर होता है। अगर एक फंड में 65% से ज्यादा डेट एलोकेशन है, चाहे उसका नाम हाइब्रिड ही क्यों ना हो, टैक्स पर्पस के लिए वो डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड माना जाएगा। अगर फिर भी कंफ्यूजन हो तो ये नीचे वाला टेबल आपको क्लियरली समझा देगा कि कौन सा फंड टैक्स के हिसाब से कौन से कैटेगरी में काउंट होता है बेस्ड ऑन एलोकेशन। अब क्योंकि हमें कैटेगरी समझ आ गई है, तो अब इनके टैक्स रूल्स के बारे में क्विकली जान लेते हैं। इसका सबसे बेसिक रूल, टैक्स आपके होल्डिंग पीरियड पे डिपेंड करता है, मतलब बेचने से पहले आपने कितने टाइम तक अपने म्यूचुअल फंड होल्ड किए हैं। अगर आप परचेज के 12 महीने के अंदर बेच देते हैं तो जो प्रॉफिट होगा उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स मतलब STCG बोलते हैं।
अगर आप 12 महीने के बाद बेचते हैं तो प्रॉफिट को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बोलेंगे, मतलब LTCG। अगर STCG का टैक्स रेट देखें तो 23 जुलाई 2024 से पहले ये रेट 15% था स्टॉक्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में। अब 23 जुलाई 2024 के बाद देखें तो ये रेट 20% हो गया है अंडर सेक्शन 111A। इसके ऊपर सरचार्ज और सेस अलग से लगता है। अब LTCG का टैक्स रेट देखें, 23 जुलाई 2024 से पहले ये रेट 10% था अंडर सेक्शन 112A। अब ये रेट 12.5% हो गया है सेम सेक्शन के अंडर। वन मोर थिंग, LTCG का एक बेनिफिट भी है, हर साल 1.25 लाख रुपीस तक का गेन टैक्स फ्री है अगर वो इंडियन लिस्टेड शेयर्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या बिजनेस ट्रस्ट यूनिट से आता है। इसी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपके साल भर के टैक्सेबल गेन्स सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड से 3.25 लाख के हैं और शेयर्स या बिजनेस ट्रस्ट से कोई गेन नहीं है, तो कैलकुलेशन ऐसे होगी। रुपीज 1.25 लाख का गेन एग्जेम्प्ट मतलब टैक्स फ्री और बचा 2 लाख का गेन, इस पे 12.5% LTCG टैक्स लगेगा। तो टैक्स लाइबिलिटी बिफोर सेस एंड चार्ज वुड बी 25,000। तो अगर आपने 22 जुलाई या उससे पहले बेचा तो 10% का टैक्स लगेगा और अगर आप 23 जुलाई या उसके बाद बेचते हैं तो 12.5% का रेट लगेगा। ये रेट चेंज परचेज डेट पे नहीं, ट्रांसफर डेट पे डिपेंड करता है। ये समरी टेबल आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के कंसेप्ट्स को इजीली समझने में हेल्प करेगा। अब बात करते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स की। डेट म्यूचुअल फंड्स का टैक्स सिर्फ होल्डिंग पीरियड पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि कब आपने यूनिट्स खरीदे हैं इस पे भी डिपेंड करता है। अगर आपने 1 अप्रैल 2023 से पहले खरीदे हैं तो ओल्ड रूल्स लगते हैं। इसमें अगर आपने यूनिट्स 36 मंथ्स मतलब 3 साल से ज्यादा टाइम होल्ड किए तो आपके गेन्स LTCG कहलाएंगे। इस पे 20% टैक्स लगेगा, पर साथ में इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिलेगा। इंडेक्सेशन का मतलब आप अपने परचेज प्राइस को इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, जिससे टैक्सेबल गेन कम हो जाता है। अगर आपने यूनिट्स 36 मंथ से कम टाइम के लिए होल्ड किए तो वो STCG बनेंगे और उस पे आपके नॉर्मल इनकम टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आपने 1 अप्रैल 2023 के बाद खरीदे तो न्यू रूल्स लगते हैं। व्हाट आर दीज रूल्स? चाहे आपने यूनिट्स 3 महीने होल्ड किए या 3 साल, सब गेन्स STCG कहलाएंगे और आपके इनकम स्लैब रेट पे टैक्स लगेगा। यहाँ LTCG का कंसेप्ट ही खत्म हो गया और इंडेक्सेशन बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। ये चेंज फाइनेंस एक्ट 2023 में इसलिए आया ताकि डेट फंड्स को बैंक FT से ज्यादा टैक्स एडवांटेज ना मिले। इसे और अच्छे से एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपने मान लीजिए जैन 2023 में 5 लाख के यूनिट्स खरीदे और अगस्त 2026 में 6.5 लाख में बेचे, आपने 36 मंथ से ज्यादा होल्ड किया और परचेज डेट अप्रैल 2023 से पहले है, इसमें LTCG लगेगा और 20% टैक्स आफ्टर इंडेक्सेशन। पर वही अगर आपने मई 2023 में सेम 5 लाख के यूनिट्स खरीदे और अगस्त 2026 में 6.5 लाख में बेचे, इसमें पूरा 1.5 लाख गेन स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स होगा, चाहे 3 साल ही क्यों ना होल्ड किया हो। Now here's a quick summary to help you remember. 1 अप्रैल 2023 के पहले LTCG 20%, STCG slab rates. After 1 अप्रैल 2023 no LTCG and tax as per slab rate. तो अब डेट फंड्स के केस में टैक्स का बेनिफिट सिर्फ उन्हीं इन्वेस्टर्स को मिलेगा जिन्होंने अप्रैल 2023 से पहले इन्वेस्ट किया हो और लॉन्ग टर्म तक होल्ड किया हो ताकि इंडेक्सेशन का फायदा ले सके। बाकी सबके लिए स्लैब रेट ही लगेगा, बिल्कुल फिक्स डिपॉजिट की तरह। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, how to save tax on sale of mutual funds. Now here's a smart trick that many investors miss out on. Tax gain harvesting. देखो, सेक्शन 112A के अंडर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से होने वाले LTCG पर 1.25 लाख तक एक फाइनेंशियल ईयर में कोई टैक्स नहीं लगता। ये लिमिट पर पर्सन पर ईयर होती है और ये लिमिट सिर्फ म्यूचुअल फंड्स पर नहीं बल्कि इक्विटी शेयर्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स सब मिलाकर अप्लाई होती है। अब इसका स्मार्ट यूज कैसे कर सकते हो? अगर तुम्हारे गेन सिर्फ पेपर पे हैं, मतलब आपने अभी बेचा नहीं है, तो आप हर साल इतने यूनिट्स बेच सकते हो कि आपका गेन 1.25 लाख से ज्यादा ना हो। इस पर आपको 0 टैक्स लगेगा। फिर आप वही पैसा दोबारा उसी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। इससे आपका परचेज कॉस्ट रीसेट हो जाएगा हायर वैल्यू पे, जिसका फायदा फ्यूचर में मिलेगा, क्योंकि जब आगे जाके आप बेचोगे आपका टैक्सेबल गेन कम होगा। ये एक तरह का लीगल हैक है टैक्स बचाने का। एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 इन्वेस्टर्स हैं, दोनों ने 10 लाख एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाया और फंड 5 साल तक हर साल 10% से ग्रो करता है। सिनेरियो 1 में इन्वेस्टर कुछ नहीं करता, बस 5 साल बाद एक साथ बेचता है। सिनेरियो 2 में इन्वेस्टर हर साल 1.25 लाख का गेन बुक करता है, जो कि टैक्स फ्री लिमिट है, और फिर तुरंत दोबारा री इन्वेस्ट कर देता है। अब फर्क देखो,
सिनेरियो 1 में इन्वेस्टर ने गेन्स को टच नहीं किया, इसलिए परचेज कॉस्ट सेम रहा। 5 साल बाद इन्वेस्टमेंट का वैल्यू ये था, लेकिन टैक्सेबल LTCG बन गया इतना। तो सिनेरियो 1 पर 60,000 प्लस का टैक्स देना पड़ा। अब सेकंड सिनेरियो देखते हैं। इसमें इन्वेस्टर हर साल 1.25 लाख का गेन बुक करता रहा, जो कि टैक्स फ्री है। हर बुकिंग के बाद नया परचेज कॉस्ट रीसेट होता गया, इसलिए जब एंड में बेचा तो कोई टैक्सेबल गेन बचा ही नहीं जो लिमिट से ऊपर हो। रिजल्ट, पूरा टैक्स बचा। सो व्हाई सिनेरियो 2 विंस? सिंपल है। सिनेरियो 1 में आपने सारे गेन्स एक साथ लिए तो एक बड़ा चंक टैक्स में चला गया। सिनेरियो 2 में आपने हर साल टैक्स फ्री लिमिट का यूज किया, कॉस्ट रीसेट की और फाइनल सेल पर टैक्स ऑलमोस्ट जीरो हो गया। और हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप इन्वेस्टमेंट से एग्जिट हो गए। ये सिर्फ एक प्रोसेस है। सेल करो, लिमिट तक गेन्स बुक करो और तुरंत बायबैक करो। इन्वेस्टमेंट इंटैक्ट रहेगा, बस टैक्स एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट, लेट्स अंडरस्टैंड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। FY 26 से न्यू टैक्स रेजिम में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 4 लाख हो गया है। ओल्ड रेजिम में ये 2.5 लाख का था। अगर आपकी टोटल इनकम म्यूचुअल फंड गेन्स समेत इस लिमिट के नीचे है तो बचा हुआ पोर्शन आप अपने टैक्सेबल कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हो। मतलब जितना आपका इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से कम है उतने कैपिटल गेन्स पर टैक्स नहीं लगेगा। मान लो आपकी एनुअल इनकम 3.5 लाख है और एग्जेम्पशन लिमिट 4 लाख है, मतलब आप लिमिट से 50,000 कम हो। अब अगर आपने 80,000 का कैपिटल गेन्स कमाया तो सिर्फ 30,000 पर ही टैक्स लगेगा, बाकी 50,000 वाला पार्ट टैक्स फ्री रहेगा क्योंकि वो एग्जेम्पशन लिमिट के अंदर आता है। ये एक तरह का बेनिफिट है जो मिडिल क्लास और लो इनकम इन्वेस्टर्स को एनकरेज करता है कि वो इन्वेस्ट करें। डेट म्यूचुअल फंड्स वालों के लिए भी एक बड़ा एडवांटेज है। डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स गेन्स स्लैब रेट पे टैक्स होते हैं। न्यू रेजिम में सेक्शन 87A का रिबेट यूज करके अगर आपकी टोटल इनकम 12 लाख तक है तो पूरा टैक्स जीरो हो जाता है, चाहे ये सारा इनकम डेट म्यूचुअल फंड गेन से ही क्यों ना हो। इसका भी एम वही है, लो इनकम वालों को इन्वेस्ट करने का मोटिवेशन। हाउएवर, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में ये बेनिफिट नहीं मिलता। STCG पर हमेशा फ्लैट रेट लगता है जो 23 जुलाई 2024 के बाद 20% हो गया है और इससे पहले 15% था। इक्विटी के LTCG पर भी फिक्स्ड रेट है 12.5% या 10% अंडर सेक्शन 11(2)(a) और इन दोनों केसेस में 12 लाख रिबेट का फायदा नहीं मिलता। इक्विटी इन्वेस्टर्स को 4 लाख न्यू रेजिम के हिसाब से या 2.5 लाख ओल्ड रेजिम के हिसाब से बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिलता है और साथ में 1.25 लाख LTCG एग्जेम्पशन मिलती है। अब आते हैं सेट ऑफ रूल्स पर। म्यूचुअल फंड लॉसेस दो तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, डिपेंडिंग ऑन द होल्डिंग पीरियड। द सेट ऑफ रूल्स आर स्ट्रिक्ट। STCL को आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह के कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन LTCL सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट एडजस्ट होता है। अगर आप सेम साल में अपने लॉसेस एडजस्ट नहीं कर पाते तो आप उन्हें मैक्सिमम 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। बस एक कंडीशन है, अपना ITR ड्यू डेट के अंदर फाइल करना होगा, वरना ये कैरी फॉरवर्ड का ऑप्शन चला जाएगा। अब सबसे आखिरी पॉइंट समझते हैं, विच ITR फॉर्म शुड यू फाइल। ITR फॉर्म चूज करते वक्त सिंपल रूल फॉलो करो। पहला, अगर आपके पास सिर्फ सैलरी इनकम, बैंक इंटरेस्ट और म्यूचुअल फंड के कैपिटल गेन्स हैं और बिजनेस इनकम नहीं है तो ITR 2 फाइल करो। अगर आपके पास बिजनेस इनकम भी है, जैसे कि आप म्यूचुअल फंड्स को बिजनेस के रूप में ट्रेड करते हो या FNO ट्रेडिंग करते हो, तो ITR 3 लेना पड़ेगा। सैलरीड लोग जिनके पास कैपिटल गेन्स है लेकिन बिजनेस इनकम नहीं है, उनके लिए ITR 2 सबसे स्मूथ होता है। FY 25 से एक नया रिलैक्सेशन भी आया है। अगर आप ITR 1 या ITR 4 फाइल करने के लिए एलिजिबल हो और आपका कैपिटल गेन्स इनकम सिर्फ सेक्शन 112(a) के अंडर है, मतलब इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, लिस्टेड शेयर्स या बिजनेस ट्रस्ट यूनिट्स का LTCG और वो ₹1.25 लाख से कम है, तो आप अब भी ITR 1 या ITR 4 फाइल कर सकते हो। इस केस में आपको ITR 2 या ITR 3 में शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। So to summarize our discussion on tax rate of mutual funds for FY 26, here's a short table that you can use for your reference. Equity oriented, LTCG 12.5%, STCG 20%. Debt oriented, always STCG and as per slab. Others, LTCG that is more than 2 years, 12.5%. STCG as per slab. और हाँ, एक और बात, FY 24 से 25 के लिए ITR फाइल करने की लास्ट डेट 15 सितंबर है, तो अपने डॉक्यूमेंट्स जल्दी से रेडी करो। और याद रहे, अपना टैक्स टाइम पर भरना हर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का काम है, अपने देश और अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.